सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइस, आप लोग के लिए मैं लेकर आई हूँ रेलवे ग्रुप डी 2025 के जीके जीएस का प्रीवियस ईयर का ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर आई हूँ, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए एंड कोशिश करिए चीजों को नोट करने का। यहाँ पे मैं जितना भी चीज आपको लिखाऊंगी, जितने भी पॉइंट को मैं लिखाऊंगी, जो चीज आपको नहीं पता है उसको नोट करना है, क्योंकि ये जितना भी क्वेश्चन है वो सारे आपके प्रीवियस ईयर सेट के अकॉर्डिंग मिलने वाला है। तो सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि बंगाल के विभाजन की घोषणा के ठीक बाद 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में मुख्य मुद्दा क्या था। तो 1905 में जो है ये हुआ था आपका कौन सा, जिसमें बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। 1905 में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन था, उसमें बंगाल विभाजन हुआ था। तो उसके बाद जो है बोल रहा है कि जो बनारस अधिवेशन था उसका मुख्य मुद्दा क्या था। तो स्वराज की मांग था, स्वदेशी का उपयोग और बहिष्कार था, या फिर बंगाल में ब्रिटिश प्रशासक का इस्तीफा था, या फिर जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन था। तो गाइज, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना। स्वदेशी का उपयोग था और बहिष्कार था, यानी कि जो स्वदेशी का उपयोग और बहिष्कार किसका था, ब्रिटिश वस्तुओं का। तो ये जो है ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि 1905 के बाद ठीक जो है ये कौन सा अधिवेशन हुआ था, बनारस अधिवेशन। तो थोड़ा सा हम बनारस अधिवेशन की बात कर लेते हैं। बनारस अधिवेशन, ठीक है। तो बनारस अधिवेशन से आपको क्या याद रखना है, ये हुआ कब था गाइस। तो ये यहाँ ये जो है 1905 के ठीक बाद हुआ था, यानी कि ये हुआ था दिसंबर में हुआ था, ठीक है ना। ये दिसंबर में हुआ था। दिसंबर दिसंबर 1905 में ये कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो अधिवेशन हुआ था, ये इसके इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि अध्यक्षता कौन कर रहे थे। तो अध्यक्ष थे जो महात्मा गांधी के गुरु कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा तो ये आपको याद रखना है कि ये जो है ये इसी के बाद जो है आपका क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें आपने पढ़ा भी होगा कि जो विदेशी वस्त्र थे और जो उनकी वस्तुएं थी उसका बहिष्कार करना और जो है स्वदेशियों को अपनाना, ये कौन था, स्वदेशी आंदोलन था, ठीक है ना। और इसमें जो है सबसे ज्यादा जो है पूछा जाता है इनके प्रमुख नेता कौन कौन से थे। तो ये भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इनके प्रमुख नेता, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रमुख नेता की भी अगर हम बात करें कि स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो ये जो बनारस अधिवेशन में ये प्रमुख मुद्दा बना और इस ये मुद्दा आगे जाकर ये आंदोलन में कन्वर्ट हो गया। तो इसके जो है नेता पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट यह नाम है किनका है, बाल गंगाधर तिलक का, ठीक है ना। बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद आपको याद रखना है विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। अरविंद घोष। और इसके बाद आपको याद रखना है ये लाला लाजपत राय, ठीक है ना। लाला लाजपत राय भी थे, इधर लिख देती हूँ, ठीक है। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय थे। इसके बाद याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले। बाद में महात्मा गांधी भी जुड़े थे, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये हो गया, इतना पॉइंट हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जैसे कि ये हो गया आपका स्वराज की मांग। तो स्वराज की मांग जो है ये कब हुआ था, ये 1906 में। स्वराज की मांग जो है ये कब की गई थी, स्वराज की मांग 1906 में की गई थी। और कौन से अधिवेशन में गए, तो ये भी याद रखिएगा, ये था कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन में।
अधिवेशन में, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो दूसरा कौन सा है, बंगाल। बंगाल में ब्रिटिश प्रशासक का इस्तीफा, तो ये कोई ये नहीं था। इसके बाद जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन, ये जो है याद रखिएगा। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था, तो ये भी 1906 में हुआ था, ठीक है ना। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था। और कहाँ हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा ढाका में हुआ था, ठीक है ना। ढाका में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किस शासक ने किया था। तो भारत में डाक प्रथा का प्रचलन अकबर ने किया था, शेरशाह सूरी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, या फिर शाहजहां ने। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डाक प्रथा का प्रचलन जो है ये शेरशाह सूरी ने किया था। जहां पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि इन्होंने जो है हर कोस पर, यानी कि जो है डाक चौकी की व्यवस्था की थी। शेरशाह सूरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, इनसे रिलेटेड सारे पॉइंट को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनका असली नाम क्या था। असली नाम, वास्तविक नाम, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में। तो यह देखिएगा इनका असली नाम था फरीद खान। फरीद खान था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यह देखिएगा इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 1472 में, और कहाँ हुआ था, सासाराम में। जन्म 1472 में हुआ था, और कहाँ हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा सासाराम में। सासाराम। उनके बाद इनको जो उपाधि मिला था वो किसकी उपाधि मिला था, ये शेरशाह की उपाधि मिला था, ठीक है ना। इनका असली नाम फरीद खान था, लेकिन बाद में इनको उपाधि मिली थी किनकी, शेरशाह की उपाधि मिली थी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा इनका जो शासन काल था वो कब से कब तक था, शेरशाह सूरी का शासन काल। तो ये आपको याद रखना है, इनका शासन काल था 1540 से लेकर के 1545 तक। 1540 से 1545 तक। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा इनका 2-3 युद्ध जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे युद्ध से रिलेटेड, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है युद्ध। तो इन कौन-कौन सा युद्ध हुआ था, तो पहले आपको याद रखना है चौसा का युद्ध, ठीक है। और ये चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो सबसे पहले याद रखिएगा डेट इसका 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। और ये युद्ध किसके बीच हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा ये हुआ था आपके हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, ठीक है ना। तो चौसा का युद्ध, पहले अब ये याद रख लीजिएगा कि ये चौसा जो है ये कहाँ पड़ता है। तो चौसा जो है ये बिहार के चौसा में पड़ता है, ठीक है ना। चौसा का युद्ध जो है वो चौसा बिहार में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद जो है ये युद्ध किसके बीच हुआ था, तो ये युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। हुमायूं और शेरशाह के बीच में, जिसमें जीत किसकी हुई थी, जीत शेरशाह की हुई थी, ठीक है। तो चौसा के युद्ध को ये याद रखना है। इसके बाद जो है दूसरा, पहला तो ये युद्ध हो गया, दूसरा कौन सा युद्ध याद रखिएगा, दूसरा याद रखिएगा कन्नौज का युद्ध। तो कन्नौज का युद्ध कब हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में, ठीक है। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, 1540 में हुआ था। और ये भी युद्ध जो है ये युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के, सॉरी, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। लेकिन पहले हम ये बात कर लेते हैं कि कन्नौज जो है जिसे हम बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, तो ये आपका कहाँ पड़ता है, तो ये जो है आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद जो है याद रखिएगा इसमें जो है क्या किया था, शेरशाह ने जो है दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया था। तो पूछा जाता है ये भी युद्ध किसके बीच हुआ था, तो ये भी लिख लीजिए, ये युद्ध हुआ था हुमायूं के बीच। हुमायूं शेरशाह,
ठीक है। और इसी में पूछा जाता है, ये जो कन्नौज का युद्ध है, कि प्रश्न पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी ने किस युद्ध को जीतने के बाद जो है दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया था। तो ये कन्नौज का युद्ध, जिसे हम बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, दिल्ली और आगरा पे अधिकार कर लिया था। अधिकार कर लिया था। ठीक है। और इसके बाद जो है तीसरा कौन सा युद्ध हुआ था? कलिंजर का युद्ध। ये 3 युद्ध याद रखिएगा, ठीक है। और कलिंजर का युद्ध कब हुआ था? 1545 में। इसके बाद शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हाँ, एक चीज और याद रख लीजिएगा शेरशाह सूरी के बीच में, कि इन्होंने डाक प्रथा का प्रचलन किया था। इसके साथ साथ आपको याद रखिएगा कि चांदी का रुपया और तांबे का दम भी चलाया था, ठीक है ना। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन सा शासक चलाया था, तो याद रखिएगा इन्होंने क्या किया था? चांदी का रुपया और तांबे का दम चलाया था। दम चलाया था, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। इसके बाद डाक प्रथा का भी व्यवस्था इन्होंने किया था, और ग्रैंड ट्रैंक रोड का भी निर्माण किया था, ठीक है ना। तो ये भी लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला रूप का प्रचलन है? तो पटचित्र पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, तंजौर आर्ट, या फिर कला मेजुसु। तो सबसे पहले अगर मैं पटचित्र पेंटिंग की अगर मैं बात करूँ, तो याद रखिएगा ये सबसे ज्यादा जो है ये कहाँ ये चलती है? ये ओडिशा की है, ठीक है ना। पटचित्र पेंटिंग जो है ये कहाँ की? ओडिशा की है। तंजौर आर्ट की अगर मैं बात करूँ, तो ये तमिलनाडु की है, ठीक है। और ये कला मेजुसु जो है ये जापानी शैली है, ठीक है ना। ये जापान की है। जापानी शैली लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं मधुबनी पेंटिंग की बात करूँ, तो ये जो है आपके बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में जो है ये भारतीय कला के रूप में इसका प्रचलन है, इसीलिए मधुबनी पेंटिंग को मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है, ठीक है ना। मधुबनी पेंटिंग को जो है कौन सी पेंटिंग कहा जाता है? मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। मिथिला पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, तो याद रखिएगा ये बिहार के कौन से जिले में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? तो बिहार के मधुबनी जिला और नेपाल के तराई क्षेत्र में। बिहार के बिहार के मधुबनी जिला, बिहार के मधुबनी जिला और नेपाल के तराई क्षेत्र में। नेपाल के तराई क्षेत्र में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको और क्या याद रखना है? ये जो है मिथिला पेंटिंग की अगर मैं बात करूँ, तो ये आप याद रखिएगा कि ये खासकर ये दीवार, आंगन और फिर कागज पर बनाई जाती है, ठीक है ना। ये कहाँ कहाँ बनाई जाती है? तो ये जो पेंटिंग जो बनाई जाती है ये दीवारों पर बनाई जाती है। दीवारों पर, आंगनों में, आंगनों में और कागजों पर बनाई जाती है। कागजों पर बनाई जाती है, ठीक है। बनाई जाती है। अब इसकी जो है ना शैली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो मिथिला पेंटिंग जो है इसकी शैलियाँ होती है, ठीक है ना। इसकी कुछ बहुत इम्पोर्टेंट शैलियाँ हैं, तो वो शैलियाँ से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा प्रश्न रहता है। तो ये शैलियाँ को हम देखेंगे, तो इसकी जो है कौन-कौन सी शैली है? तो पहला आपको याद रखना है कौन सी शैली है? ये है भरनी शैली, ठीक है ना। पहला कौन सा है? भरनी शैली। इसके बाद अगर मैं बात करूँ दूसरा कौन सी शैली है? दूसरा है कचनी शैली।
कचनी शैली। तीसरा कौन सा है? तीसरा है गोदना शैली। गोदना शैली। अब यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट याद क्या रखना है, जो भरनी शैली है, भरनी शैली से आपको क्या याद रखना है, जो भरनी शैली होती है ये रंगों से भरा हुआ चित्र होता है, ठीक है ना। भरनी शैली कैसी शैली होती है? रंगों से भरा हुआ जो चित्र होता है ना, उसे कौन सी शैली कहते हैं? उसे हम कहते हैं भरनी शैली, ठीक है ना। जो रंगों से भरा हुआ चित्र, ये प्रश्न पूछा जाता है कि रंगों से भरा हुआ चित्र मधुबनी पेंटिंग की जो होती है उसे कौन सी शैली कहते हैं? भरनी शैली। तो रंगों से भरा हुआ चित्र, रंगों से भरा हुआ चित्र। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कचनी शैली की, तो कचनी शैली कैसी शैली होती है? ये जो है केवल रेखाओं से बना हुआ चित्र जो है ये क्या कहलाती है? कचनी शैली, ठीक है ना। केवल रेखाओं से बना हुआ चित्र, केवल रेखाओं से बना हुआ चित्र, इसे क्या कहते हैं? इसे हम कचनी शैली कहते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये जो है गोदना शैली, तो गोदना शैली कैसी होती है? ये जो है टैटू जैसी आकृतियां जिसमें होती है ना, उसे हम गोदना शैली कहते हैं, ठीक है ना। टैटू जैसी आकृति, टैटू जैसी आकृति जो है उसे हम कौन सी शैली कहते हैं? गोदना शैली। ये तीन शैली हो गई। इसके बाद जो है दो शैली और याद रख लीजिएगा। एक चौथा कौन सा शैली हो गया? तत्र शैली और जो है कोहबर शैली। तत्र शैली। और इसके बाद जो है पांचवा कौन सा शैली याद रखिएगा? कोहबर। तो ये पांच शैली होती है, ठीक है ना। मधुबनी पेंटिंग की जो है ये कितनी शैली होती है? पांच शैली होती है। तत्र शैली और कोहबर शैली। इस दोनों की अगर मैं बात करूँ तत्र शैली की, इसमें जो है तांत्रिक प्रतीकों का प्रयोग होता है और ये विवाह के समय बनाई जाती है, ठीक है ना। तो इसका अगर मैं बात करूँ तो ये याद रखिएगा, तांत्रिक प्रतीकों का प्रयोग, प्रतीकों का प्रयोग। और कोबर शैली जो है ये विवाह के समय, विवाह के समय बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं हमसे कि डीएनए किस प्रकार की अम्ल है? तो डीएनए न्यूक्लिक अम्ल है, एमिनो अम्ल है, फास्फोरिक अम्ल है या फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल है? तो डीएनए जो है ये कौन सा अम्ल है गाइस? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डीएनए जो है एक न्यूक्लिक अम्ल है, ठीक है ना। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीएनए जो है मैंने बहुत बार पढ़ाया था कि ये न्यूक्लिक अम्ल है, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि इसका जो है इसका आपको पूरा नाम अगर पता होगा, डीएनए का जो है फुल नेम क्या होता है? डीएनए, इसका पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है ना। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एसिड होता है, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये क्या करता है? अनुवांशिक कोड को ये रखता है, ठीक है ना। डीएनए क्या करता है? डीएनए जो है अनुवांशिक कोड को रखता है, अनुवांशिक, आनुवांशिक कोड को रखता है। इसके बाद आपको क्या याद रखना है? इसके बाद डीएनए के बारे में आपको याद रखना है कि ये क्या होता है? ये एक बायोपॉलीमर होता है, ठीक है ना। डीएनए जो है ये क्या होता है? बायोपॉलीमर। ये बायोपॉलीमर मतलब क्या होता है? जैविक बहुलक, ठीक है ना। तो ये क्या होता है? ये बायोपॉलीमर है, बायोपॉलीमर। ये क्या है? जैविक बहुलक, ठीक है। जैविक बहुलक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये जो है डीएनए की जो संरचना में जो है ये कौन सा एसिड होता है? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखिएगा डीएनए के संरचना में, डीएनए के संरचना में, संरचना में कौन सा एसिड होता है? फास्फोरिक अम्ल होता है, ठीक है ना। फास्फोरिक एसिड होता है, फास्फोरिक
फास्फोरिक अम्ल होता है, ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि डीएनए में जो है 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, ठीक है ना। डीएनए की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा इसमें क्या होता है, 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं। तो कौन कौन सा 4 नाइट्रोजन बेस होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला हो गया एडेनाइन, दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है ग्यूनाइन। और इसका ना कभी कभी सिर्फ ए और बी में करके भी होता है। दूसरा कौन सा हो गया, ग्यूनाइन। तो कभी कभी फुल नेम भी दे देगा, कभी ए जी करके भी दे देगा, ठीक है ना, ग्यूनाइन। GUANIN, इसे सही से लिख लेते हैं, ठीक है ना, ग्यूनाइन, ग्यूनाइन, ठीक है ना। इसका ये होगा जी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तीसरा कौन सा नाइट्रोजन बेस होता है, तीसरा होता है साइटोसाइन, साइटोसाइन, ठीक है। साइटोसाइन होता है जिसे हम सी कहते हैं। और अगला कौन सा हो गया, अगला हो गया आपका जो है थाइमाइन, थाइमाइन। तो थाइमाइन कौन सा हो गया, टी हो गया। तो कभी कभी क्या होता है ना कि बोल देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन है जो नाइट्रोजन बेस है और नाइट्रोजन बेस नहीं है, तो ए जी सी टी करके या फिर यू दे दिया जाता है और उसमें पहचानना पड़ता है। तो इसी का जो है ये होता है, ठीक है ना, एडिनाइन, ग्यूनाइन, साइटोसाइन और थाइमाइन, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है ना वो डीएनए की मूल इकाई होता है। तो यहाँ पे नोट करके आपको याद रखना है, नोट करके आपको क्या याद रखना है कि न्यूक्लियोटाइड जो होता है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियो न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए की मूल इकाई होती है, मूल इकाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे डीएनए से रिलेटेड जो है ये जितने भी पॉइंट है सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इसके बाद जो है जो अमीनो अम्ल है ना ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमीनो अम्ल के बारे में क्या आपको याद रखना है कि अमीनो अम्ल जो होती है ना ये प्रोटीन की इकाई होती है, ठीक है ना। अमीनो अम्ल जो है ये किसकी इकाई होती है, ये प्रोटीन की इकाई होती है, प्रोटीन की इकाई होती है, प्रोटीन की इकाई होती है। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो एमिनो अम्ल होता है ये कितने प्रकार का होता है, तो एमिनो अम्ल जो है 20 प्रकार का होता है, ठीक है ना। ये भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ये कितने प्रकार के होते हैं, 20 प्रकार के होते हैं। जिसमें से कितना जो है जरूरी होता है, आवश्यक होता है, तो इसमें से जो है याद रखिएगा इस 20 प्रकार में 9 जो है ये आवश्यक होते हैं, ठीक है ना, 9 जो है ये आवश्यक होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि केटू गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला की पर्वत चोटी है। तो गॉडविन ऑस्टिन जो है ये कौन सी पर्वत श्रृंखला की ऊंची चोटी है, जास्कर, काराकोरम, हिमालय या फिर पीर पंजाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि ये किस में स्थित है गाइस, तो याद रखिएगा ये पीओके में आता है, ठीक है ना। ये कहाँ आता है, पीओके में आता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो गॉडविन ऑस्टिन है जिसे हम केटू कहते हैं, तो केटू इसे हम क्या कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन, यानी कि इसे हम केटू भी कहते हैं। तो इसकी जो है आपको याद रखना है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,611 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,611 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो ये आपको याद रखना है कि ये जो है ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी।
ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम थोड़ा-सा हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में आपको क्या याद रखना है? याद रखिएगा कि ये जो है आपके हिमालय पर्वत श्रृंखला, ये जो है इसकी सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? तो याद रखिएगा हिमालय की सबसे ऊँची चोटी माउंट एवरेस्ट है। सबसे ऊँची चोटी। तो हिमालय की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है, ठीक है? इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा ये दुनिया की सबसे ऊँची चोटी है। दुनिया की सबसे ऊँची चोटी। सबसे ऊँची चोटी। तो दुनिया की सबसे ऊँची चोटी है तो इसका भी माउंट एवरेस्ट का भी आपको ऊँचाई याद रखना पड़ेगा। तो माउंट एवरेस्ट की ऊँचाई कितनी है गाइस? तो याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट की ऊँचाई है 8,848 मीटर। ठीक है ना? इसकी ऊँचाई कितनी है? 8,848 मीटर। इसके बाद कंचनजंगा वगैरह जो है ये सब हिमालय की ही चोटी है, ठीक है ना? नंदा देवी हो गया, ये सब जो है हिमालय की ही चोटी है, ठीक है ना? इसके बाद जो है थोड़ा-सा हम बात कर लेते हैं पीर पंजाल के बारे में। तो याद रखिएगा पीर पंजाल जो है यहाँ पे ये आपके जम्मू कश्मीर में है पीर पंजाल, और यहाँ पे जो है आपको जवाहर सुरंग पूछा जाए या फिर जो है बनियाल दर्रा, ये कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ये पीर पंजाल में स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता के विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को पूर्ण शक्तियां प्रदान करता है? तो नागरिकता के विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को पूर्ण शक्तियां प्रदान करता है। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि नागरिकता के विषय पर कानून बनाना, कानून बनाने से संबंधित आपसे अनुच्छेद पूछ रहा है, जो कि संसद को पूर्ण शक्तियां दी गई है, वो किस आर्टिकल के तहत? तो अनुच्छेद 5 के तहत, 6 के तहत, अनुच्छेद 11 के तहत या फिर अनुच्छेद 8 के तहत। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 11। अब यहाँ पे हम इसे सबसे पहले अच्छे से समझते हैं। ये जो है अनुच्छेद 11 जो है, ये संविधान के जो है याद रखिएगा, यहाँ पे हम सबसे पहले अगर हम नागरिकता के बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद ये बात करेंगे, ठीक है ना? यहाँ पे मैं नागरिकता लिख देती हूँ। नागरिकता, ठीक है? सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये जो है संविधान के भाग कितने में आता है? तो याद रखिएगा ये आता है भाग 2 में, ठीक है? फिर ये कितने अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 5 से लेकर ये 11 तक है, ठीक है ना? अब 5 से 11 में जो है ये बोल रहा है कि कौन-सा ये जो है कानून जो है ये संसद को पूर्ण शक्तियाँ प्रदान करता है नागरिकता के विषय में, ठीक है? तो ये 11, ये जो है यहाँ पे आपको एक पॉइंट और याद रखना है। इसमें आपको क्या याद रखना है? संसद ने एक अधिनियम पारित किया था, जो कि कौन-सा अधिनियम पारित किया था? नागरिकता। नागरिकता अधिनियम 1955। 1955, ठीक है ना? इस अधिनियम को संसद ने पारित किया था और इसके तहत इन्होंने बताया था कि जो उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य क्या था कि यानी कि भारत में नागरिकता जो है अर्जन करना या फिर समाप्ति या फिर जो है कोई भी अन्य पहलू जो है उसको नियंत्रित करना, जो है ये किस अधिनियम के तहत है? नागरिकता अधिनियम 1955, जो कि ये संसद लागू किया और इसके तहत जो है इसको पूरे तरीके से ये किसके ये इस पे कानून बना सकती है, वो संसद बना सकती है, ये शक्ति संसद के पास है, ठीक है ना? तो नागरिकता अधिनियम 1955 याद रखिएगा। और पूछा भी जाता है कि ये लागू कब हुआ था? तो ये अधिनियम लागू हुआ था 30 दिसंबर 1955 को लागू हुआ था, ठीक है ना? 30 दिसंबर 30 दिसंबर 1955 को लागू हुआ था, ठीक है? इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ये इसी अधिनियम के तहत, ये जो नागरिकता अधिनियम है ना, इसी अधिनियम के तहत जो है अनुच्छेद 11 के तहत जो है संसद द्वारा जो है ये बनाया गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको याद रखना है कि नागरिकता प्राप्त करने के 5 जो तरीके हैं वो कौन-कौन से हैं। तो पहले आप ये याद रखिएगा कि नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं? 5 तरीके। नागरिकता प्राप्त
करने के 5 तरीके। नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके कौन-कौन से तरीके हैं गाइस? तो पहला आपको याद रखना है जन्म द्वारा, दूसरा कौन सा है? दूसरा है वंशानुगत द्वारा, तीसरा कौन सा है? तीसरा है पंजीकरण द्वारा, चौथा कौन सा है? चौथा जो है ये प्राकृतिक करण द्वारा है, प्राकृतिक प्राकृतिक करण द्वारा है और पांचवा कौन सा है? पांचवा है क्षेत्र के समावेश द्वारा। ठीक है, तो ये 5 तरीके हैं जो कि पूछा जाता है, ठीक है ना? ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट करिएगा, ठीक है? ये जो है आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि नागरिकता समाप्त के कितने तरीके हैं? नागरिकता समाप्ति के। तो नागरिकता समाप्त के 3 तरीके होते हैं, ठीक है ना? 3 तरीके कौन-कौन से होते हैं? पहला आपको याद रखना है, एक होता है त्याग, यानी कि जो है व्यक्ति जो है स्वयं भारतीय नागरिकता छोड़ देता है, उसे हम कहते हैं कौन-सा तरीका है? उसे हम त्याग कहते हैं, ठीक है ना? इसके बाद दूसरा कौन-सा होता है? दूसरा होता है समाप्त, यानी ये समाप्त कब होता है? त्याग और समाप्त में डिफरेंस समझिए, यानी कि जो है जो व्यक्ति होता है वो स्वयं भारतीय नागरिकता को छोड़ता है, उसे हम त्याग कहते हैं। समाप्त क्या आप कहते हैं? जब कोई भी नागरिक जो होता है, कोई भी अन्य देश का नागरिकता ले ले लेता है, तो वो जो है उसका नागरिकता जो है भारत में खुद ब खुद समाप्त हो जाता है, ठीक है ना? तो एक ये हुआ और तीसरा कौन-सा होता है? विलोपन। तीसरा कौन-सा होता है? विलोपन। विलोपन। विलोपन क्या होता है? विलोपन जो होता है, जो सरकार द्वारा जो है कोई सा भी कारण होता है, जैसे कि कुछ कारण होते हैं, उस कारणों के से जो है नागरिकता छीन ली जा सकती है, ठीक है ना? तो ये 3 कारण होते हैं नागरिकता समाप्त होने के, ठीक है ना? ये 3 कारण, ठीक है? तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है ना? ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों का कालानुक्रमिक क्रम क्या है? तो विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले तो सालू वंश, संगम वंश, तुलु वंश या फिर अराविडी। ऑप्शन बी कह रहा है कि पहले संगम वंश का शासन था, फिर सालुब का, फिर तुलु वंश आया, फिर अराविडु आया। तो ये दो जो है अराविडु जो है ये सबसे लास्ट में ही शासन किया था, ठीक है ना? बाकी ये सालो और ये जो सालो जो है ये दोनों लास्ट में जो दिया हुआ है ये दोनों तो होगा ही नहीं, क्योंकि अराविडो ही सबसे लास्ट में शासन किया था। तो इस दोनों में अगर हम बात करेंगे तो पहले कौन से वंश का शासन आया था? तो यहाँ पे जो ऑप्शन में जो है पहला पहला देखते हैं, ठीक है ना? बी और ए में जो है पहला कौन सा है? पहले संगम वंश ने शासन किया था, ठीक है? तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो हमारा विजयनगर साम्राज्य था इसके बारे में, ठीक है ना? विजयनगर साम्राज्य के बारे में, इसकी स्थापना के बारे में हम बात करते हैं। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1336 में इसकी स्थापना की गई थी। 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और किसने की थी? हरियर और बुक्का ने मिलकर की थी। हरियर और बुक्का ने हरियर और बुक्का ने जो है मिलकर इसकी स्थापना की थी। और याद रखिएगा हरियर और बुक्का कौन से वंश के थे? ये दोनों पॉइंट अगर आपको याद रहेगा तो हमेशा याद रखिएगा स्टार्टिंग कौन सा? ये दोनों जो थे ये संगम वंश के थे, ठीक है? हरियर और बुक्का जो है ये कौन से वंश के थे? संगम वंश के थे, ठीक है? इसके बाद विजयनगर साम्राज्य की जो है राजधानी कहाँ थी? राजधानी तो याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, जो कि यूनेस्को में भी ये शामिल है। कब शामिल है ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है? जो कि हम्पी अभी वर्तमान में अगर मैं बात करूँ तो ये अभी कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपके कर्नाटक में, ठीक है?
इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो विजयनगर साम्राज्य था, तो पहले किसने वंश, कौन-कौन से वंश ने, संगम, सालुव, तुलुव और अराविडु। तो इस सब का आपको सबसे पहले शासनकाल याद रखना है। तो सबसे पहले अगर मैं विजयनगर साम्राज्य की बात करूँ, तो विजयनगर साम्राज्य ने जो शासन किया था वो 1336 में हरियर और बुक्का ने मिलकर इसका शासन किया था, और लास्टली आपका जो है 1646 ईस्वी तक इसने शासन किया था। क्योंकि 1646 1645 में जो है ये किसका 1645 नहीं, एक तालीकोटा का युद्ध हुआ था, ठीक है ना? ये जो है तालीकोटा के युद्ध के बाद जो है विजयनगर साम्राज्य बहुत ज्यादा कमजोर हो गया, और फिर धीरे धीरे इसका पतन हो गया। तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? इसका समाप्त होने का सबसे बड़ा कारण कौन सा था? तालीकोटा का युद्ध जो कि हुआ था, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1565 में, ठीक है। लेकिन 1565 में युद्ध स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद धीरे धीरे चलते चलते इसके बाद जो है ये समाप्त हो गया। जब अराविडु वंश आया, तो इस समय जो है ये समाप्त हो गया, ठीक है ना? तो यहाँ पे जो है लास्ट अराविडु वंश ने शासन किया था। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना है, जो कि यह याद रखना है, जैसे कि संगम वंश की अगर मैं बात करूँ, संगम वंश, ठीक है। तो संगम वंश का शासनकाल कब से कब तक था? संगम वंश ने जो शासन किया था वो किया था 1336 से लेके 1485 तक। 1485 तक इसने शासन किया था। इसके बाद जो है दूसरा कौन सा वंश था? सालू वंश। तो इसने शासन किया था, सालू वंश ने 1485 से 1505 तक। 1485 से 1505 तक। इसके बाद जो है कौन सा वंश आया था? इसके बाद जो है तुलु वंश आया था। और तुलु वंश ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कृष्णदेव राय जो थे, कृष्णदेव राय, ये इसी वंश के थे, तुलु वंश के, ठीक है ना? तो इसने शासन किया था 1505 से लेकर के 1570 तक इसने शासन किया था, तुलु वंश ने। और इसके बाद जो है चौथे नंबर पे कौन था? अराविडु वंश। अराविडु वंश। तो इसने शासन किया था ये 1570 से लेके 1646 तक, ठीक है। तो ये हुआ। तो ये जो है ये अंतिम वंश था शासन करने वाला, और संगम वंश जो है ये पहला था जो शासन किया था, ठीक है ना? तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। और एक एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि ये जो है तुलु वंश में जो है कौन? कृष्णदेव राय। यानी कि जो है विजयनगर साम्राज्य जो है सबसे ज्यादा जो है चरम उत्कर्ष पे था, तो वो कृष्णदेव राय के समय। कौन सा वंश था उस टाइम? तुलु वंश था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु का भाग नहीं है? तो अणु का भाग कौन सा नहीं है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर फोटोन। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोटोन जो है ये अणु का भाग नहीं है। तो फोटोन जो है ये क्या होता है? फोटोन जो है एलिमेंट्री ऑफ पार्टिकल ऑफ लाइट होता है, यानी कि प्रकाश का मूलभूत कण होता है, ठीक है ना? फोटोन क्या होता है? प्रकाश का मूलभूत कण। प्रकाश का मूलभूत कण होता है, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि ये जो जो फोटोन होता है, ये विद्युत चुम्बकीय विकिरण का वाहक होता है, ठीक है ना? ये क्या होता है? विद्युत चुम्बकीय विद्युत चुम्बकीय विकिरण का वाहक होता है, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि फोटोन का जो है ना द्रव्यमान जो है ये क्या होता है? जीरो होता है। इसका द्रव्यमान क्या होता है? जीरो होता है। जीरो या फिर शून्य होता है, ठीक है। याद रखिएगा। और याद रखिएगा इसमें जो है प्रकाश की, ये जो है फोटोन जो होता है ये प्रकाश की गति से चलता है, यानी कि इसका जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है ना? मिनट पर सेकेंड। तो याद रखिएगा ये प्रकाश की गति से चलता है। प्रकाश की गति से चलता है, और इसका कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर मिनट बाई सेकेंड, ठीक है।
इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है फोटोन जो होता है, इसका उपयोग कहाँ का होता है, ठीक है ना। इसका कार्य और उपयोग मैं लिखा देती हूँ, ठीक है ना। उपयोग और कार्य, उपयोग और कार्य, ठीक है। तो ये जो है क्या क्या होता है, तो ये भी याद रखिएगा। तो जैसे आपको याद रखना है, इसका होता है ये क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा के उत्पादन में, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा उत्पादन में होता है। इसके बाद जो है और किस में होता है guys? तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण में जो है ये ऊर्जा का स्रोत होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत होता है, ठीक है। तो ये हो गया, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना। और याद रखिएगा अणु का जो है, अणु जो होता है ये 3 कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। अणु जो है ये कितने कणों से मिलकर बना होता है, 3 कणों से मिलकर बना होता है। और ये 3 कण कौन कौन से होते हैं, तो ये याद रखिएगा ये तीनों से मिलकर जो है, ये तीनों कणों से मिलकर क्या बनते हैं, अणु बनते हैं, यानी एटम बनते हैं। ये तीनों कणों से मिलकर, कणों से मिलकर क्या बनते हैं, अणु बनते हैं। अणु क्या होता है, एटम होता है, अणु बनते हैं। अणु मतलब क्या होता है, एटम, ठीक है। ये याद रखिएगा। जिसमें प्रोटॉन पे जो है ये क्या होता है, इस पे जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे क्या होता है, प्रोटॉन पे जो है यहाँ पे आपको याद रखना है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, इस पे माइनस चार्ज होता है। यानी इस पे कौन सा चार्ज होता है, इस पे ऋणात्मक होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पे। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हाँ, एक चीज और याद रखिएगा कि जो ये होता है ना, ये परमाणु के नाभिक में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। जिसमें न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर घूमता है, ठीक है ना। तो ये भी याद रख लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन का क्या काम होता है। इलेक्ट्रॉन का काम होता है, ये जो है आपको ये भी याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये जो है परमाणु के चारों ओर घूमता है। परमाणु के चारों ओर, चारों ओर घूमता है। जगह नहीं इसलिए मैं शॉर्ट में लिखा रही हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। तो संघीय शासन की व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1947, 1935, 1919 या फिर 1909, कौन सा अधिनियम दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संघीय शासन की व्यवस्था में यानी कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ भी आपको ये याद रखना है कि इसके तहत जो है बहुत सारी बातें हैं, यानी कि केंद्र और प्रांतों के बीच जो शक्तियों का विभाजन हुआ था वो किसमें, तो ये जो है 1935। केंद्र और, केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन, केंद्र और प्रांतियों के बीच जो है शक्तियों का विभाजन। इसके बाद जो है संघीय शासन की नींव जो है इसी अधिनियम के तहत हुई थी। संघीय शासन, संघीय शासन की नींव रखी गई, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा यहाँ पे जो है और क्या याद रखना है, और यह आपको याद रखना है कि द्वैत शासन जो समाप्त हुआ था, ये जो है इसी इसी अधिनियम के तहत द्वैत शासन समाप्त हुआ था। द्वैत शासन समाप्त हुआ था, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो और क्या था गाइस, तो और था इसमें केंद्र में द्वैत शासन लागू हुआ था। द्वैत शासन लागू हुआ था। तो ये सब पूछा जाता है, ठीक है ना। और संविधान सभा की नींव रखी गई, यानी कि इसी नियम के आधार पर जो है बाद में जो है संविधान सभा भी बनी थी। तो ये भी याद रखिएगा, इसी अधिनियम के तहत जो है याद रखिएगा संविधान सभा की नींव, इसी नियम के आधार पर ये लिख लीजिए।
इसी नियम के आधार पर संविधान सभा की नींव रखी गई। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि शुद्ध जल का पीएच आमतौर पर क्या होता है। तो शुद्ध जल का पीएच 5.0, 5.5 से 6 पॉइंट तक, या फिर 7 होता है, या फिर 8.5 से 9 तक होता है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो होगा, ये आपको ध्यान रखना है कि शुद्ध जल का पीएच 7 होता है। 7 जो है ये न्यूट्रल होता है। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो एक चीज आप याद रखिएगा कि पीएच स्केल जो होती है, पीएच स्केल जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है गाइस, तो याद रखिएगा पीएच स्केल जो होती है वो 0 से लेकर के 0 से कहाँ तक होती है, 0 से 14 तक होती है। ठीक है, 0 से 14 तक होती है, जिसमें से आपको याद रखना है कि जो 7 से कम, 7 से कम क्या होगा, 7 से कम जो होता है वो अम्लीय होता है। ठीक है ना, 7 से कम क्या होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, इसके बाद जो है 7 जो होता है ये क्या होता है, 7 जो होता है ये आपका न्यूट्रल होता है। ठीक है ना, 7 जो होता है ये क्या होता है, न्यूट्रल, न्यूट्रल जिसे हम तटस्थ बोलते हैं। और इसके बाद अगर मैं बात करूं 7 से अधिक क्या होता है, 7 से अधिक क्षारीय होता है। 7 से अधिक क्या होता है, 7 से अधिक क्षारीय होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, ये जो है 7 होता है, न्यूट्रल होता है शुद्ध जल का। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, मैं उसका उसका लिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे कि ये हो गया आपका कौन सा, नारियल पानी। ठीक है ना, नारियल पानी का जो पीएच होता है वो कितना होता है, तो नारियल पानी का पीएच जो होता है, नारियल पानी, ठीक है, तो नारियल पानी का पीएच कितना होता है, नारियल पानी का पीएच होता है ये 5.5। ठीक है, नारियल पानी का पीएच होता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि जो है ये किसका, मिट्टी, मिट्टी का पीएच कितना होता है, तो मिट्टी का पीएच कितना होता है गाइस, मिट्टी का पीएच होता है 6.0 से, 6.0 से जो है 8.0, यानी कि 6 से 8 तक ये जो है मिट्टी का पीएच होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा दही, दही का पीएच कितना होता है, दही, तो दही का पीएच कितना होता है, दही का पीएच होता है ये हो गया आपका 4.5 से, 4.5 से 5.5 तक। ठीक है, ये किसका पीएच है, ये दही का पीएच है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है, और कौन सा याद रखिएगा, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है मैं वही सब लिखा रही हूँ। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो और याद रखिएगा ये सोडा, सोडा हो गया, इसका पीएच कितना होता है, तो सोडा का पीएच होता है 2.5 से 4.0। और एक और याद रख लीजिएगा, एक और आपको याद रखना है सिरका का पीएच। तो सिरका का पीएच कितना होता है, सिरका का पीएच होता है, ये कितना होता है 2.4 से 3.0 तक जो है ये सिरका का पीएच होता है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारत के संविधान के भाग 5 अध्याय 1 के अनुसार संघ की कार्यपालिका में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो भाग 5 के अध्याय 1 के अनुसार संघ की कार्यपालिका में कौन सम्मिलित नहीं है, मंत्री परिषद, महान्यायवादी, राष्ट्रपति, या फिर जो है निम्नांकित और महालेखा परीक्षक। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये जो है लेखा परीक्षा जो होते हैं, यानी कि जो है आपका जो कैग होता है, ये जो है भाग 5 में शामिल होते हैं। ठीक है, लेकिन ये संघ की कार्यपालिका में ये सम्मिलित नहीं होते। ठीक है ना, ये भाग 5 में है। ठीक है ना, ये जो है ये आपको ध्यान रखना है कि ये भाग 5 में है, लेकिन ये संघ की कार्यपालिका में सम्मिलित नहीं है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो भाग 5 में जो है ये आपका कौन कौन सा आ जाता है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको समझाती हूँ, सबसे पहले जो आपका भाग 5 है, ठीक है, भाग 5, ये से हम समझते हैं। तो भाग 5 में जो है आपका कौन कौन सा आ जाएगा, तो कार्यपालिका, कार्यपालिका में आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, ये सभी आते हैं।
ठीक है ना। और लेकिन जो है ये कार्यपालिका में ये नहीं होते हैं, तो ये महालेखा परीक्षक, ठीक है ना। तो ये इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, भाग 5 में जो है सीधे कार्यपालिका में लिख देती हूँ, ठीक है ना। इसमें सभी आ जाएंगे, कार्यपालिका, ठीक है। कार्यपालिका में आपके कौन कौन से आ जाएंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। इसके बाद जो है संसद आ जाएगा। इसके बाद जो है विधायन प्रक्रिया आ जाएगा। ये सब भाग 5 में, ठीक है, विधायन प्रक्रिया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो और कौन सा आ जाएगा, न्यायपालिका। ये सब भाग 5 में है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। और याद रखिएगा न्यायपालिका जो आता है ये किस में आता है, तो न्यायपालिका जो है ये अनुच्छेद 124 से 147 तक आता है। 124 से 147 तक ये न्यायपालिका है, ठीक है। महालेखा परीक्षक की अगर मैं बात करूँ तो महालेखा परीक्षक जो है 148 से, ये आता है आपके अनुच्छेद 148 से, अनुच्छेद 148 से कितना तक है, अनुच्छेद 148 से 151 तक, ठीक है, महालेखा परीक्षक। इसके बाद जो है इसका जो नियुक्ति होता है, ये नियुक्ति वगैरह कौन करती है, तो इसकी नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ठीक है। इसके सदस्यों की नियुक्ति जो है ये कौन करता है, नियुक्ति, तो नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति द्वारा होता है, राष्ट्रपति द्वारा। इसके बाद जो इसका काम होता है लेखा जोखा तैयार करना। इसके बाद आपको याद रखना है कि इसका जो है आपको कार्यकाल याद रखना है, इसका कार्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। याद रखिएगा ये जो है संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन ये जो है कार्यपालिका का हिस्सा नहीं होता है, ये पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि पत्तियों में रंग परिवर्तन किस नाम से जाना जाता है, तो पत्तियों में रंग परिवर्तन जो है ये कौन से नाम से जाना जाता है, हार्मोन परिवर्तन, प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोफिल क्षय या फिर जमाव। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लोरोफिल क्षय। अब यहाँ पे जो है आपको क्या याद रखना है कि जो जब क्लोरोफिल जो है, यहाँ पे देखिएगा कि पत्तियों में रंग परिवर्तन जो होता है, तो समझ जाइए कि क्लोरोफिल का क्या होता है, नष्ट हो रहा है, ठीक है ना। क्लोरोफिल क्या होता है, नष्ट होता है। इसका मतलब क्या हो गया, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्षय का मतलब क्या होता है, क्लोरोफिल नष्ट, नष्ट होना, ठीक है। तो ये जो है पत्तियों में रंग परिवर्तन होगा तो क्लोरोफिल का नष्ट होना, ये कब होता है ये याद रखिएगा। तो ये कब होता है, ये क्लोरोफिल कब नष्ट होता है, मौसम बदलने पर जो है पौधा जो है क्या करता है, क्लोरोफिल बनाना बंद कर देता है, तब ये क्लोरोफिल का नष्ट होता है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट इसका रीजन मैं ये भी लिख देती हूँ, पतझड़ के समय, खासकर जो पतझड़ होता है, मौसम बदलने पर, मौसम बदलने पर पौधा क्लोरोफिल बनाना बंद कर देता है, ठीक है। उसके बाद जो याद रखिएगा जो है क्या होता है, पुरानी पत्तियां जो है वो धीरे धीरे जो है क्या होती है, क्लोरोफिल जो है वो अपना खो देती है, ठीक है ना। तो ये भी याद रखिएगा, जो पुरानी पत्ती होती है, पुरानी पत्ती, पुरानी पत्तियां क्लोरोफिल धीरे धीरे खो देती है, ठीक है ना, धीरे धीरे खो देती है। इसके अलावा और कौन सा कारण होता है, और होता है, और जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा प्रकाश की कमी, प्रकाश की कमी के कारण भी होता है, क्लोरोफिल कम होता है, ठीक है ना, प्रकाश की कमी के कारण। तो ये क्लोरोफिल नष्ट कब होता है ये मैं आपको समझाई हूँ। अब मैं आपको ये समझाती हूँ कि क्लोरोफिल जब नष्ट होता है, ठीक है ना, क्लोरोफिल अगर नष्ट होता है, ठीक है, क्लोरोफिल अगर नष्ट होता है तो क्या होता है, तो याद रखिएगा तो क्या होती है, पत्तियां जो है वो हरा रंग खो देती है, ठीक है ना। क्लोरोफिल अगर नष्ट होता है तो पत्तियां जो है, याद रखिएगा, पत्तियां हरा रंग, हरा रंग खो देती है,
पत्तियां हरा रंग खो देती है और क्या करती है, खोकर क्या बनाती है, पीली, नारंगी या फिर जो है भूरी हो जाती है। खोकर क्या हो जाती है, पीली, नारंगी या भूरी हो जाती है। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, या फिर भूरी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा तटवर्ती क्षेत्र कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा तटवर्ती क्षेत्र कौन सा है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात जो है ये भारत का सबसे लंबा तटवर्ती क्षेत्र है। अगर मैं गुजरात की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा, ये लगभग सबसे लंबा जो कोस्टल स्टेट अगर आपसे पूछा जाए तो वो गुजरात है। तो इसकी लंबाई आपको याद रखना पड़ेगा। इसकी लंबाई कितनी है गाइस, तो याद रखिएगा इसकी लंबाई है 1600, ठीक है ना, इसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर। इसके बाद देखिए कि गुजरात की तट रेखा जो है ये किससे लगती है, अगर आप क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए तो याद रखिएगा इसकी तट रेखा जो है, गुजरात की तट रेखा अरब सागर से लगती है। गुजरात की तट रेखा किससे लगती है, अरब सागर से लगती है। अरब सागर से लगती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसमें कच्छ की खाड़ी भी है, खंबात की खाड़ी भी आ जाएगा और भी बंदरगाह वगैरह भी आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो दूसरे नंबर पे आपका कौन सा है, तो याद रखिएगा दूसरा सबसे लंबा तटवर्ती क्षेत्र, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दूसरा सबसे लंबा कौन सा हो गया, तो दूसरा सबसे लंबा हो गया तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु जो है ये दूसरा हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है दूसरे नंबर पे आया। इसके बाद जो है आपका तीसरे नंबर पे आ जाता है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं सबकी लंबाई लिखती हूँ। जैसे अगर मैं तमिलनाडु की बात करूँ तो तमिलनाडु की कितना है, 1076, 1076 किलोमीटर ये तमिलनाडु की लंबाई है। आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो 972 किलोमीटर ये आंध्र प्रदेश की है। इसके बाद जो है चौथे नंबर पे आपका महाराष्ट्र और केरल आता है, ठीक है ना। चौथे नंबर पे आपको कौन सा आ जाता है, महाराष्ट्र, एंड देन आपका आता है केरल, ठीक है। तो दूसरा सबसे लंबा तटवर्ती क्षेत्र तमिलनाडु है, ठीक है। इसके बाद जो है तीसरा ये हो गया, ठीक है। चौथा महाराष्ट्र हो गया और पांचवा आपका कौन सा हो गया, पांचवा हो गया केरल, ठीक है। तो महाराष्ट्र कौन सा कितना है इसका लंबाई, तो महाराष्ट्र का है 720 किलोमीटर, ठीक है। और केरल का कितना है, 590 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि लोकपाल और लोकायुक्त शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था। तो लोकपाल और लोकायुक्त शब्द जो है वो किसके द्वारा गढ़ा गया था, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल एम सिंघवी। एल एम सिंघवी मतलब इनका पूरा नाम क्या हो गया, लक्ष्मी मल सिंघवी, ठीक है ना। इनका पूरा नाम क्या हो गया, लक्ष्मी मल सिंघवी, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा 1960 के दशक में इन्होंने गढ़ा था। इन्होंने इस सब को कब गढ़ा था, 1960 के दशक में, ठीक है ना, दशक में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँगा तो याद रखिएगा ये जो है ये जो वर्ड था लोकपाल और लोकायुक्त शब्द, सबसे पहले जो है ये भारतीय प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो इसका क्या था, ये था अम्बुड्समैन नाम था, ठीक है ना। तो जो अम्बुड्समैन जो था ना इसी की इसे भारतीय संस्कृति के जो है भारतीय भाषा में जो है इसे लोकपाल और लोकायुक्त गढ़ा था, ठीक है ना। तो ये जो है याद रख लीजिएगा, अम्बुड्समैन शब्द को किस में गढ़ा था, भारतीय भाषा में, भारतीय भाषा में गढ़ा था, ठीक है ना। भारतीय भाषा में कौन सा हो गया, लोकागुड और लोकपाल और लोकायुक्त, ठीक है ना। यहाँ पे आपको याद रखिएगा कि ये जो है
अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जो है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम पारित हुआ था वो कब हुआ था, तो यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखिएगा। पहला आपको ये याद रखना है कि 1968, ठीक है ना, 1968 में जो है पहला लोकपाल विधेयक संसद में पेश हुआ था, ठीक है, 1968 में पहला लोकपाल विधेयक संसद में पेश हुआ था। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, पहला लोकपाल विधेयक 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 जो है ये किसमें, संसद में पेश हुआ था, ठीक है। और फिर 2013 में जो है याद रखिएगा, 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम पारित हुआ था। 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम पारित हुआ। तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग किसमें होता है। तो परमाणु ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पादन में, गाड़ी चलाना, कपड़े धोना या फिर खाना पकाना। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो उपयोग होता है बिजली उत्पादन में होता है। परमाणु ऊर्जा की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा, ये जो है इसका जो उत्पादन होता है वो न्यूक्लियर फिजन से होता है, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, जो भारी तत्व होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ यूरेनियम वगैरह जो है, ये जो है बहुत ज्यादा मात्रा में जो है ये ऊर्जा प्राप्त की जाती है, ठीक है ना। और याद रखिएगा ये जो है अम, ये क्या करती है, यूरेनियम से जो ऊर्जा निकलती है उसको जो है भाप जनरेटर में गर्म कर कर जो है, और जिससे जो है क्या होता है, टरबाइन घूमता है, और टरबाइन के घूमने से क्या होता है, बिजली उत्पादन होता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मैंने परमाणु ऊर्जा के बारे में आपको ये याद रखिएगा कि ये जो है परमाणु ऊर्जा जो है, याद रखिएगा ये परमाणु के नाभिक से निकलती है, ठीक है ना, परमाणु के नाभिक से निकलती है, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि ये जो है ये जो है निकलती जो है, तो इसके कितने प्रक्रिया होते हैं, तो याद रखिएगा 2 प्रक्रिया होते हैं, 2 प्रक्रियाओं से ये निकलता है, ठीक है ना, 2 प्रक्रियाओं से निकलता है। तो वो 2 प्रक्रिया कौन सा है, पहला है परमाणु विखंडन, और दूसरा कौन सा है, परमाणु संलयन, ठीक है। परमाणु विखंडन और परमाणु संलयन, ये हो गया फिजन और ये हो गया फ्यूजन। फिर इसमें क्या होता है, परमाणु विखंडन में क्या होता है, इसमें जो है भारी नाभिक जैसे कि यूरेनियम टूटते हैं, ठीक है ना, इसमें क्या होते हैं, भारी नाभिक भारी नाभिक टूटते जैसे यूरेनियम टूटते हैं। और परमाणु संलयन में क्या होता है, इसमें जो है हल्के नाभिक जैसे हाइड्रोजन क्या है, जुड़ते हैं, हल्के नाभिक जुड़ते हैं। तो हल्के नाभिक में कौन जुड़ते हैं, तो इसमें जैसे हल्के नाभिक हो गया जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जुड़ता है इसमें, ठीक है, संलयन में। और भारी नाभिक जो टूटते कौन है, तो ये यूरेनियम टूटता है, यूरेनियम यूरेनियम 235 टूटता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि यूरेनियम के टूटने से क्या होता है, ये जो है ऊर्जा प्राप्त होता है, और यूरेनियम जब टूटता है तो ये क्या होता है, ऊर्जा क्या करती है, भाप जनरेटर को गर्म करती है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, जब ये जो है परमाणु विखंडन होता है तो ये यूरेनियम टूटता है, तो इसमें यूरेनियम के टूटने से क्या होता है, यूरेनियम के टूटने से ऊर्जा निकलती है, और जो ऊर्जा होता है वो भाप जनरेटर को गर्म करती है। और जब ये गर्म करती है तब क्या होता है, गर्म करती है तो गर्म करने से क्या होता है, ये टरबाइन घूमता है, ठीक है ना, गर्म करने से क्या होता है, जो टरबाइन होता है ना, टरबाइन घूमता है। और गर्म करने से क्या होता है, टरबाइन जो है ये घूमता है, और टरबाइन के घूमने से क्या होता है, टरबाइन के घूमने से बिजली उत्पादन होता है, ठीक है, उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारत के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? तो कौन से अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 168 में किया गया। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य विधानमंडल की बात करूँ तो याद रखिएगा, राज्य विधानमंडल जो है ये कितने प्रकार के होते हैं? तो राज्य विधानमंडल जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। 2 प्रकार के हैं। ठीक है, कौन कौन सा है? तो पहला आपको याद रखना है, ये होता है एक सदस्यीय और द्विसदस्यीय। एक सदनीय, सदस्यीय और द्विसदस्यीय। द्विसदनीय। ठीक है, एक सदनीय और द्विसदनीय होता है। एक सदनीय यानी कि केवल एक विधानसभा होता है। ठीक है, जो कि बहुत सारे राज्यों में होता है। ठीक है ना, केवल एक विधानसभा, केवल एक विधानसभा। और ये जो होता है द्विसदनीय का क्या होता है? द्विसदनीय मतलब हो जाता है कि जो कुछ राज्यों में होता है। यानी अगर मैं द्विसदनीय की बात करूं तो ये आपका कौन सा हो जाता है? जैसे इसमें जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो। ठीक है ना, द्विसदनीय में क्या होता है? विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। तो विधान परिषद, तो विधान परिषद जो होता है ना ये कुछ ही राज्यों में होता है। ठीक है ना, तो विधान परिषद की अगर मैं बात करूं तो विधान परिषद के बारे में आपको याद रखना है कि ये टोटल कितने राज्यों में है? तो याद रखिएगा ये टोटल 6 राज्यों में है। विधान परिषद 6 राज्यों में है। और वो 6 राज्यों में कौन कौन से है गाइस? तो याद रखिएगा ये आपका हो गया, ये यूपी में है। ठीक है, इसके बाद ये बिहार में है, यूपी बिहार में है। इसके बाद ये महाराष्ट्र में है। इसके बाद ये कर्नाटक में है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये आपके आंध्र प्रदेश में है। और फिर अगर मैं बात करूँ तो ये तेलंगाना में। ठीक है ना, तेलंगाना। ठीक है, और ये हो गया आपका कर्नाटक, कर्नाटक। ठीक है, तो ये टोटल 6 राज्यों में है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? तो कोशिकीय श्वसन जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है ना, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं गाइस? तो याद रखिएगा इसे हम कोशिका का ऊर्जागृह यानी कि पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा कि इसे जो है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा इस ये जो है इसमें क्या होता है? इसमें एटीपी का जो है निर्माण होता है, ये भी याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्या होता है? एटीपी का, एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है ना, इसके बाद याद रखिएगा कि और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और क्या आपको याद रखना है कि इसकी खोज जो है ये कब हुई थी? 1890 में जो है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज हुई थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कब हुई थी? 1890 में खोज हुई थी। और खोज किसने की थी गाइस? तो याद रखिएगा 1890 में जो खोज हुई थी ऑल्टमैन ने जो है इसकी खोज की थी। ठीक है ना, ऑल्टमैन ने, ऑल्टमैन ने जो है इसकी खोज की थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, यानी कि ये क्या करिए, ये इसका काम जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो क्या होता है? वो होता है श्वसन क्रिया द्वारा जो है ऊर्जा उत्पन्न करना। ठीक है ना, इसका काम क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का? श्वसन क्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करना, ऊर्जा उत्पन्न करना। ठीक है, ये किसका काम होता है? इसका काम होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा हम बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो होता है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखिएगा कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है कौन सा है? न्यूक्लियस। कोशिका का नियंत्रक, नियंत्रक केंद्र होता है। ठीक है, कौन होता है? न्यूक्लियस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? तो रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है गाइस? तो ये है जास्कर पर्वतमाला कारगिल के पास, या फिर शिवालिक पहाड़ या देहरादून के पास, पूर्वी पीर पंजाल पर्वतमाला मनाली के पास, या फिर धौलाधार पर्वतमाला धर्मशाला के पास। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
पूर्वी पीर पंजाल पर्वतमाला मनाली के पास जो है ये कौन सा है, रोहतांग दर्रा है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो रोहतांग दर्रा आपका कहाँ है, तो याद रखिएगा ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना। ये किसको है, तो याद रखिएगा ये जो है रोहतांग दर्रा की अगर मैं बात करूँ तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि रोहतांग दर्रा की जो है समुद्र तल से जो है ऊंचाई कितनी है, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई। तो रोहतांग दर्रा की समुद्र तल से ऊंचाई है 3978 मीटर, ठीक है। कितना है, 3978 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि ये दर्रा जो है ये किसको जोड़ती है, तो याद रखिएगा लाहौल स्पीति को जोड़ती है, ठीक है ना। ये किसको जोड़ती है, लाहौल और स्पीति को जोड़ती है। लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति को जोड़ती है, ठीक है, ये दर्रा। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। और याद रखिएगा ये जो है रोहतांग दर्रा, ये जो है हिमाचल प्रदेश में है, ये याद रखिएगा। और इसके बाद जो है आपका शिवालिक पहाड़ियाँ जो है ये हिमालय की सबसे निचली पर्वत श्रृंखला है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो शिवालिक पहाड़ी है ना, इसके बारे में याद रखिएगा, ये हिमालय की सबसे बाहरी, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, हिमालय की सबसे बाहरी या फिर निचली पहाड़ी पूछे तो याद रखिएगा ये है आपका शिवालिक, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला, ठीक है। बाहरी या निचली पूछे दोनों सेम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि ट्यूलिप उत्सव का संबंध निम्न में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से है। तो ट्यूलिप उत्सव जो होता है ये कहाँ होता है guys? तो याद रखिएगा ये होता है जम्मू एवं कश्मीर के कहाँ, श्रीनगर में होता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि ये ट्यूलिप उत्सव जो है स्थान की अगर मैं बात करती हूँ ये कहाँ पे आयोजित होता है, तो याद रखिएगा ट्यूलिप उत्सव होता है आपकी इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन में, ठीक है ना। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी मेमोरियल, मेमोरियल ट्यूलिप, ट्यूलिप गार्डन, गार्डन में, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये हर साल जो है मार्च या फिर अप्रैल में आयोजित होता है, हर साल मार्च या फिर अप्रैल में, मार्च या अप्रैल में आयोजित होता है, आयोजित होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो है ये इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो याद रखिएगा एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप, ट्यूलिप गार्डन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भारत, चीन और म्यांमार जहां मिलते हैं उस बिंदु का नाम क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारत, चीन और म्यांमार जहां मिलते हैं उस बिंदु का नाम क्या है, तो उस बिंदु का नाम है दीफू दर्रा, ठीक है ना। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दीफू दर्रा की अगर मैं बात करूँ तो ये हिमालय के जो है पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। दीफू दर्रा की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये हिमालय के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। हिमालय के पूर्वी, पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये दर्रा जो है ये आपके कौन से राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा ये दर्रा जो है आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश
अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है? तो ये भी याद रखिएगा। तो गाइज आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव था तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।